नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। वक्त गूंज का न्यूज 18 इंडिया पर शुरू हो चुका है। आज शुरुआत में आपको एक किस्सा सुनाती हूं। जब भगवान राम ने रावण की नाभि में तीर मारा तो रावण अचेत अवस्था में गिर गया और अपनी आखिरी सांस का इंतजार करते हुए प्रभु राम से उसकी बातचीत हुई। प्रभु राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ, जब तक रावण की सांस बची है उनसे रीति नीति की शिक्षा ले लो। अब लक्ष्मण आश्चर्यचकित, उन्होंने बड़े भाई की तरफ देखा और उनके चेहरे पर सवाल था कि रावण से शिक्षा लेने की क्या जरूरत है। प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण क्रूर हो सकता है, लेकिन वो एक महान विद्वान भी है। रावण का ज्ञान अगर उसके साथ चला गया तो वो व्यर्थ हो जाएगा। जिस रावण ने अहंकार में आकर प्रभु राम की पत्नी सीता का अपहरण किया, उस रावण की अच्छाई को भी भगवान राम अपने भाई को सिखाना चाहते थे। यह हमारी परंपरा रही। इस पूरी कहानी का उद्देश्य एक ही है, कोई आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उसकी अच्छी चीज हमेशा सीखनी चाहिए। लेकिन राम को मानने वाले इस देश में कुछ सियासतदान इस कहानी को ऐसा लगता है जैसे भूल गए, क्योंकि अगर नहीं भूलते तो आज हमें गूंज में बहस इस किस्से के साथ शुरू ना करने पड़ती। अब हुआ यह कि 27 दिसंबर को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया और संघ और बीजेपी की संगठन शक्ति की तारीफ कर दी। अब प्रभु राम के ज्ञान को माना जाता तो इस सलाह से सीखने की कोशिश होती, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा हो ना सका, क्योंकि कोई कांग्रेसी ही संघ की तारीफ कर दे, ये कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करे। जिस दिग्विजय सिंह ने यह पोस्ट किया, उनके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं को बोलने की हिम्मत तो थी नहीं कि कैसे बोल दे इनके खिलाफ, तो लगे संघ पर हमला बोलने। नए नए शब्दों का जाल बुना गया, एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए। बयानों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो हर नेता कांग्रेस आलाकमान को बयानों के जरिए खुश करने की कोशिश कर रहा हो। और इसी कोशिश में एक बयान तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दे दिया। संघ से सीख लेने की बात पर वो कहते हैं कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत पर बना है, ये नफरत फैलाता है, नफरत से सीखने के लिए कुछ नहीं है। आप अल कायदा से कुछ सीख सकते हैं क्या? अल कायदा नफरत का संगठन है, ये दूसरों से नफरत करता है, उस संगठन से सीखने के लिए क्या है? अब टैगोर साहब का या तो आरएसएस को लेकर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, या फिर वैचारिक विरोध ने उनके ज्ञान पर पर्दा डाल दिया है। क्योंकि संघ अगर नफरत पर आधारित अल कायदा जैसा संगठन है, तो फिर आरएसएस कैसे देश भर में आज की तारीख में 3,997 स्कूल चला रहा है? 5,20,000 से ज्यादा आदिवासी लोगों को कैसे संघ मेडिकल की सहायता पहुंचा रहा है? कैसे 8,600 से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को संघ पढ़ने के लिए हॉस्टल की सुविधा दे रहा है? कैसे संघ देश में 136 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेंटर चला रहा है? और कोई नफरत पर आधारित संगठन क्या देश के लिए इतना योगदान दे सकता है कि भारत चीन जंग में योगदान के लिए 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उसे शामिल करने का न्योता दिया जाए और बुलाने वाला कोई और ना पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो? आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख माधवराव सदाशिव गोलवलकर को देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री 1965 की भारत पाकिस्तान युद्ध के हालात पर होने वाली बैठक के लिए बुलवा भेज रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि संघ नफरत फैला रहा है। संघ को लेकर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 18 दिसंबर 1947 को लखनऊ में एक प्रोग्राम में कहते हैं कि वे देशभक्त हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं। कांग्रेसियों को उन्हें प्यार से जीतना है। उसी संघ को लेकर महात्मा गांधी कहते हैं कि संघ में अनुशासन, छुआछूत का पूर्ण अभाव और कठोर सादगी है। जिस संगठन के बारे में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक तारीफ कर रहे हो, उसी संगठन की तुलना कांग्रेस के नेता अल कायदा से करने। वो अल कायदा जो एक आतंकी संगठन है, इंसानियत का दुश्मन है,
और ये तुलना सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि उनको आला कमान को खुश करना है। कांग्रेस के खुद के नेता ने संघ का आईना अपनी पार्टी को दिखा दिया सिर्फ इसलिए। और जो बिन मांगे सलाह कभी राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को दे दी, कड़वी जरूर थी तो सबको चुप गई। ऐसी ही सलाह के लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। जो वाणी आपके भले के लिए होती है वो अक्सर सुनने में अच्छी नहीं लगती है। जो सुनने में अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छी हो। अब संघ को कोई कांग्रेसी अच्छा कह दे, ये कैसे किसी नेता को पसंद आएगा कांग्रेस के। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या संघ से नफरत में कांग्रेस अच्छी चीजें सीखने से भी परहेज कर रही है? क्या मणिकम टैगोर जैसे नेता संघ पर हमला बोलकर कमजोरी छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या संघ को नफरती कहने वाली कांग्रेस असल में आरएसएस से नफरत में डूबी हुई है? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, स्टूडियो में भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीज खान साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर तिवारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको पंकज शर्मा जी से आपसे कुछ ही देर में मुलाकात करवाऊंगी क्योंकि वो स्क्रीन पर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और संघ को बहुत करीब से जानने वाले अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आए पंकज जी भी, आपको स्क्रीन पर हम दिखा दें, एकदम बीचों बीच आपको उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। पंकज जी, सही वक्त पर आए हैं आप। ये संघ से इतनी नफरत कि संघ की अच्छाइयों को, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे वो खुद इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, ये सब आज की तारीख में मणिकम टैगोर साहब को याद नहीं आते। अल कायदा से तुलना कर देना। देखिए, ये जो मणिकम टैगोर हैं, ये लोकसभा में तीसरी बार चुनकर आए हैं। हाँ। 30 साल से ज्यादा वक्त से कांग्रेस की राजनीति में है। छात्र राजनीति से उनकी शुरुआत हुई है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के सचेतक हैं और पार्टी की कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी हैं। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ग्रेजुएट हैं, वकालत की पढ़ाई भी की है, उम्र भी कम नहीं है, 50 के हैं। तो उनसे आरएसएस की तुलना अल कायदा से करने के अनाड़ीपन की उम्मीद कम से कम मैं तो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कट्टर हिंदुत्व के विचार का समर्थक है। ये भी ठीक है कि आरएसएस और उसके कई सहयोगी जो संगठन हैं, उनके क्रियाकलापों से समाज में नफरत की भावना को पनपने में, बढ़ने में मदद मिलती है। लेकिन केशव बलीराम हेगड़ेवार ने जो आरएसएस की स्थापना की, उसकी तुलना ओसामा बिन लादेन द्वारा स्थापित अल कायदा के से करना, उसके बराबर मानना, ये महज नाशाइस्तगी नहीं है बल्कि बेहुदगी है, बदतमीजी है, नालायकी है। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, अल कायदा वैश्विक आतंकवादी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। आरएसएस पर आजादी के बाद हमारी सरकार ने 3 बार प्रतिबंध भले ही लगाया हो और भले ही महात्मा गांधी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनसे आरएसएस के संबंधों के बारे में बहुत से तथ्य गंभीर इशारा करते हैं, मगर जो आज के मौजूदा संदर्भ हैं, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में आरएसएस को कायदा का हमरूप बताना किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं है। क्या हम मोहन भागवत की तुलना जो है वो अल जवाहिरी से और सैफ अल आदिल से करने की हद तक जाने का काम करेंगे? नहीं तो फिर क्या किया जाए? ठीक है, मतलब आप में रोष और आक्रोश तो बहुत नजर आ रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि अंदर से आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात बोल दी। नहीं 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 नहीं, मैं उस तरह का व्यक्ति हूं ही नहीं। देखिए, ये ठीक है कि सिर्फ इसलिए कि किसी संगठन की सांगठनिक शक्ति बहुत मजबूत है, हम उसकी तारीफ के पुल बांधने लगे। उसके नेतृत्व की और संगठन के गर्व से वेलकमिंग है पंकज जी। लेकिन जो बात आपने कही कि ये बेहूदगी है शहजाद पूनावाला, और कुछ भी नहीं, इसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, नफरत फैलाने के आरोप भले ही लगते हो संघ पर, ये भी वो कह रहे हैं। नाथूराम गोडसे से रिश्ते के आरोप और इशारे बहुत मिलते हों, लेकिन बावजूद इसके ऐसी बात कह देना गले नहीं उतरता। सबसे पहले रूबिका जी, आप कितनी इनोसेंट है। आपने शुरुआत के पैकेज में और आपने इंट्रोडक्शन में रामायण और महाभारत कोट किया। भाई, कांग्रेसियों को समझाना तो बाबरनामा कोट करते।
अकबरनामा कोट करते भाई, जो उनको समझ में आता है वो कोट करते भाई। उनका तो चरित्र ये है कि भाई भाई का गला काट देता है और प्रस्तुत करता है बाप को। एनीवे छोड़ देते, दूसरी बात पे आते। देखिए, राहुल नहीं कर पाते संगठन का फायदा, वोट बैंक का है ये कायदा, तो उनको दिखे राष्ट्रवादियों में अलकायदा। ये एक्चुअली दरअसल क्या है, इनको हिंदू में टेरर दिखता है, गीता में जिहाद दिखता है, सनातन में बीमारी दिखती है, सेना के अध्यक्ष में सड़क का गुंडा दिखता है, हिंदुत्व में आईसिस बोको हराम, नक्सली में शहीद अफजल याकूब और बाटला में इनको मासूम नजर आते हैं। तो इनको राष्ट्रवादियों में यही दिखेगा, और क्या दिखेगा भाई, इनको यही दिखने वाला है। तीसरी बात देखिए, इन्होंने अब पंकज का मतलब ऐसे कमल होता है, उसको अन्यथा ना लिया जाए, पर पंकज जी जो है अन्यथा क्यों लेंगे भैया? नहीं, अन्यथा मत लिया जाए, मतलब कमल से ना, जो हमारे कमल से ना जुड़े, विष्णु जी के कमल से जुड़े हैं। मैं कह रहा हूं कि पंकज जी ने जो बोला है, ये पंकज जी बोल रहे हैं इसलिए तो वो बाहर है, और जो तीन बार के सांसद है वो गालियां दे रहे हैं वोट बैंक के नाम पर। चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अब मैं मणिकम टैगोर को एड्रेस करना चाहता हूं, और जो सूट बूट में हमें कॉर्पोरेट समाजवादी पार्टी के नेता दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं, उनको एड्रेस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ माशाल्लाह, कॉर्पोरेट लग रहे, एकदम कॉर्पोरेट लग रहे, एकदम कॉर्पोरेट। ऐसा लग रहा है कि वो कोई सीईओ हैं भाई। मुझे लगता है अनिल अंबानी की पार्टी से डायरेक्टली आ रहे हैं। एनीवे, मैं आगे बढ़ देता हूँ। देखिए, प्रणब मुखर्जी अलकायदा के हेडक्वार्टर गए थे क्या? ये नेहरू जी और कांग्रेस ने क्या अलकायदा को बुलाया था क्या रिपब्लिक डे के परेड में? ये महात्मा गांधी, जेपी नारायण और आंबेडकर जी ने तारीफ की तो अलकायदा की थी क्या? और इंदिरा जी ने भी प्रेज किया है, तो क्या वो अलकायदा की तारीफ कर रहे थे? इनसे एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है इनसे कि देखिए, आपको पता है रूबिका जी, आपने बहुत चीज़ें कोट किया, आपके ग्राफिक्स में दिख रहे हैं, देश में लार्जेस्ट वर्कर मूवमेंट पता है लेफ्ट का नहीं है, बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ परिवार का है। लार्जेस्ट स्टूडेंट मूवमेंट लेफ्ट का और कांग्रेस का नहीं है, एबीवीपी का है। लार्जेस्ट स्कूल मूवमेंट विद्या भारती आरएसएस का है। लार्जेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये लेफ्ट वालों का नहीं है, ये सेवा भारती, जिसने कोविड के समय पर लाखों लोगों को खाना पीना दिया। तो मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रवादियों में इनको इस प्रकार से दिखता है, ये उनकी मानसिकता का डिफॉल्ट है। और राहुल गांधी को बचाओ इसलिए संघ पर हमला कराओ, राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। पर कहा, वो तो संघ के जैसा बनने की कोशिश, वो कह रहे हैं ना कि संगठन वाली शक्ति कितनी मजबूत है। अजीज भाई, अब संगठन की एक तो सेवा दल भी हुआ करता था कांग्रेस का एक जमाने में, हमें याद है। हाँ, अब वो कहाँ है? अब वो शहजादपुरा वाला कह रहे हैं मेवा दल हो गया है। भाई, संगठन की शक्ति तो जरूरी है ना, नहीं होगा तो फिर क्या होगा? किशोर वैसे संघ जाते, शाखा में जाते हैं किशोर। देखिए रूबिका जी, हाँ, देखिए शहजाद की बात मत सुने आप। देखिए ये कारपोरेट की बात कर रहे हैं, ये सूट बूट की बात कर रहे हैं। हाँ। कि मुझे लग रहा है ये सूट बूट की बात ये बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। इनसे बेहतर सूट बूट की बात कोई नहीं समझता। ये जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वहां सिर्फ सूट बूट से ही चल रही है वो पार्टी, और कितने के सूट बूट का इस्तेमाल करती है शायद इनको भी पता है और इनके नेता को भी पता है। खैर, मैं दूसरी बात करूंगा। पर ये काम देखिए, तमाम भाई मुद्दे आपने आप ही उभारे लोग और कर कई सकते सारी हैं। बातें निकल करके सूट बूट पहनकर सूट बूट को गाली देना, ऐसा कौन करता है भला, ये बताइए आप। सुब्रत रॉय तो किसान है। देखिए ऐसा है रूबिका जी, हम तो अध्यापक हैं, हाँ। हम तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, और आपके चैनल में आके बहस भी करते हैं। तो हमारा ये सूट बूट तो ये कोई दिखावापन का नहीं है, ये तो एक हमारा कल्चर है। ये हम चूंकि जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, हम टीचर हैं हम टीचर हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि खाल कुछ और है, खाल कुछ और है, चेहरा कुछ और है। समाजवाद शेरवानी का कल्चर। अरे सुनिए मैं मेरी बात सुन ले, मेरी प्लीज। जाता है क्योंकि टाइट मैं कह रहा था, देखिए खैर मैं सही से समझ में आया, टाइट थोड़ा टाइट हो गई है ना, तो ठीक रहे। नहीं देखिए, अरे सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए। हम देखिए विषय खूब समझते हैं और विषय समझ के ही बात कर रहे हैं। अब आप देखिए जो बातें अभी चल रही हैं, मैं देख पा रहा हूं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि राजनीति में भाषा की भी एक गरिमा होनी चाहिए। किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, हो सकता कोई शख्स आपको पसंद हो, ना पसंद हो, उसकी विचारधारा पसंद है या नहीं पसंद है, किस लेवल तक उसकी विचारधारा है सामने वाले की, हमें इस पर नहीं जाना है। लेकिन हमें अपनी भाषा का संयम रखना है, बहुत सोच समझ करके बातों को रखना है और सोच समझ करके अपनी बात को कहना है। ये हमेशा होना चाहिए। जो कुछ जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि वो सांसद महोदय जो जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मुझे लग रहा कि वो बहुत उचित नहीं है, एक बात। और जो बात मैं देख रहा था दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उसको गलत ढंग से लिया गया। उन्होंने, देखिए मैं एक बात बताऊं कि अगर कहीं से कुछ भी किसी से सीखने का मौका मिलता है
तो मुझे लग रहा सीखना चाहिए, अपने दुश्मन से भी चीजों को सीखना चाहिए। तो अजीज भाई, संघ और से आप इस क्या बात क्या के सीख लिए सकते हैं? बीजेपी राष्ट्रभक्ति, नहीं, वंदे मैं- देखिए, अगर मुझे सीखने आप पे आ जाए, अजीज मैं भाई सीखने हैं, पे आ अजीज जाऊं, भाई और सीखने अगर पे- सीखने का मौका, हाँ, नहीं मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखिए एक अच्छा इंसान, एक समझदार इंसान, एक कामयाब इंसान अपने दुश्मन से भी बेहतर चीज अगर उसके अंदर है तो सामने से वो सीखता है, उसकी बुरी चीज को इग्नोर करता और अच्छी चीज को अडॉप्ट करता, ये उसकी अच्छाई होगी अगर आदमी समझदार है। और अगर इस तरीके की परिस्थितियां आई, दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आरएसएस में किस तरीके से संगठन का काम होता है, बीजेपी में किस तरह संगठन का काम होता है, पूरे साल वो चुनावी मोड में रहती है, बीजेपी पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। आप इस बात को समझिए कि चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता, देश में जिस पर्पज से उसको चुना गया है उसको पर्पज सॉल्व नहीं होता, लोगों का काम नहीं होता, कोई विकास की बात नहीं होती, कोई तरक्की की बात नहीं होती, सिर्फ संगठन और उसके साथ साथ कैसे अगला चुनाव लड़ा जाए, कैसे चुनाव जीता जाए। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह तो सर, बीजेपी ये का चुनाव कल्चर है, जीते आरएसएस का जीते कल्चर ही है 10 कि लगातार fragile एक चुनाव इकोनॉमीज जीतिए, में दूसरा से चुनाव। ये टॉप 5 इकोनॉमी में आ गए चुनाव जीतते जीतते ही। अब देखिए, जब आंकड़ा ही देना है, टॉप 5 कह दे, टॉप 4 कह दे, कहने में वो कुछ हम तो जाता थोड़ी नहीं कह है। रहे हैं, वो तो दुनिया आप कह रही है देखिए ना कि अजीज किस भाई, तरह ये क्या बात हुई? ये नहीं, कोई अल दुनिया जवाहिरी कह का रही थोड़ी है, डेटा देखिए, लेकर आई हूं देखिए, आपके देखिए, सामने रूबिका जी, कि आप देखिए, केवल एक अरे सुनिए ना, देखिए दुनिया सेक्शन मानेगा, दूसरा नहीं मानेगा, ये तो दुनिया कह रही है ना। आईएमएफ के आंकड़े आप उठाकर देख देखिए, लीजिए, आप देखिए, एसएनबी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, किसी के भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए, हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। देखिए अब आप रूबिका जी, देखिए आपको ना, ही कल पता जुब्बा है, पजामा में थे, आज सूट बूट में देखिए आ गए रूबिका हैं, जी, ये तरक्की है कि नहीं है? देखिए मैं कह रहा हूं रूबिका जी, आंकड़े देने में तो बीजेपी माहिर है, इनके लोग माहिर हैं, लोगों को भ्रमित करने में माहिर है। तो अगर ये आंकड़ा दिया जा रहा है तो कोई बुरा नहीं है। मुझे लग रहा है कि आंकड़े देने चाहिए हर तरीके से, चाहे अपराध का आंकड़ा ले ले, चाहे विकास का आंकड़ा ले ले, तरक्की का आंकड़ा ले ले, और पर कैपिटा इनकम, आपने मुझे ये नहीं बताया, आप संघ को अपना दुश्मन मानते हैं, ये तो पूरा जहां जानता है, लेकिन आपने कहा दुश्मन में भी कोई अच्छी चीज हो तो सीखनी चाहिए। मैं कह रही हूं उस दुश्मन में आपको क्या अच्छी चीज दिख रही है? ये दुश्मन नाम का जो संगठन जिसे आप कह रहे हैं आरएसएस, क्या अच्छी चीज है जिससे आपको कुछ सीखने मैंने आपसे देखिए, मैं वही तो निवेदन कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, उसका मकसद है चुनाव जीतो, कार्यकर्ताओं का, देश का विकास हो ना हो, कार्यकर्ताओं का काम हो ना हो, हमेशा चुनावी मोड में 5 साल रहती है। पर ये वो तो संगठन को मजबूत करती ये है। पीडीए तो चुनाव जीतने ये के बाद भी कहीं आप ना कर रहे कहीं- थे, पीडीए चुनाव नहीं हो रहे तब भी कर रहे हैं भाई। वो देखिए, मोड तो राजनीति का देखिए, काम तो राजनीति है ना अजीज भाई। अच्छा, आती हूँ, 3 और मेहमान फिर आपके पास आ रही हूँ। वो देखिए, अवनिजेश अवस्थी जी संघ के बारे में शायद कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ भाई अवनिजेश जी। रूबिका जी, वास्तव में ये डिबेट जो है ना, ये डिरेल कर दी गई है। डिबेट मीन्स पूरा नैरेटिव। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, क्या कहा था, वो व्यक्तिगत हमला था राहुल गांधी पर, कि कैसे एक आम व्यक्ति जो है, सामान्य स्वयंसेवक है, जिसको कोई नहीं जानता, वो इस देश का एक प्रदेश का सीएम और फिर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये कांग्रेस को सीखना चाहिए कि सिर्फ एक परिवार से प्रधानमंत्री का पोस्ट जो है वो रिजर्व नहीं होनी चाहिए। कहना उनका ये था दिग्विजय सिंह का, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें ये सीखना चाहिए कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का। ये 2 बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को या कांग्रेस के हाईकमान, जो भी हाईकमान है, उसको खुश करने के लिए संघ पर सारी बौछार करनी शुरू कर दी गई और डिबेट जो है सारी यहाँ आ गई। वास्तव में ये दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ नहीं, ये राहुल गांधी को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे। जो आपने कहा 10 साल तक वहां पर मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद अगर 1-1.5 साल के लिए कमलनाथ की सरकार किसी वजह से, किसी तरीके से आ गई थी तो आ गई थी, अन्यथा उसके बाद मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं आ पाई वहां पर, न लोकसभा में जीते वो अच्छे और न विधानसभा में सरकार आ पाई। तो वास्तव में दिग्विजय सिंह अपने हाईकमान को, वो जो हाईकमान वहां पर एक दृश्य और अदृश्य हाईकमान है, उसको कह रहे थे कि ये सीखो कि एक आम आदमी भी बन सकता है, सिर्फ एक परिवार आधारित पार्टी नहीं होनी चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति। तो बहस तो इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई बहस सारी कि संघ ने क्या क्या किया। संघ ने जो किया वो सबके सामने है। पहली बात मैं आपको रूबिका जी बता दूं, जितने भी काम गिनाए शहजाद ने, वो देश के आम नागरिक को, जहां भी संघ का कार्य होता है वहां उसको मालूम है
और जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब भी कोई ऐसी बात आती है, किसी भी तरीके की कोई घटना घटती है, आप ये कह रहे हैं, देश ये मान रहा है, पर विपक्षी तो ये कहते हैं कि आप नफरत का संगठन है। आपको बार बार वो बैन याद दिलाया जाता है, नाथूराम गोडसे याद दिलाया जाता है। रूबिका जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये तो लगातार 1948 से 1947 से या उससे पहले अंग्रेज कहते रहे। अंग्रेज की जो भी फाइलें हैं, सीक्रेट फाइल जो लंदन म्यूजियम में रखी गई हैं, जहां वहां पर अगर उसमें से कुछ जिसको भी देखने को मिलता है, वहां मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस लिखा हुआ है। अपने स्थापना के तुरंत बाद ये हालत थी। 1930 के बाद से अगर आप देखें तो अंग्रेजों के जो सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये है। ये लोग कहते रहे, ये लगातार कहते रहे कि इन्होंने आजादी के आंदोलन में। अब आपके शो में अब आप देखें ना रूबिका जी, उस पर कभी बहस नहीं हुई कि एक व्यक्ति ने, एक राजनीतिक विश्लेषक ने कह दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो अरिस्टोटल, प्लेटो और पता नहीं कौन कौन से दार्शनिकों के नाम लिए से भी ज्यादा बड़े हुए जो है वो है दार्शनिक हैं वास्तव में। तो ये जो बात है ना, ये जो स्थिति है, दिग्विजय सिंह इस पर चोट कर रहे हैं कि एक व्यक्ति आप ये कह रहे हैं हाईकमान पर ये डायरेक्ट चोट है। किशोर जी भी यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट उस पर था, व्यक्तिगत तरीके से हाईकमान को समझाने की कोशिश है। किशोर जी, डू यू आल्सो एग्री विद दिस? अगर कोई सहमत है तो बताए ना इसमें। हाँ, ये किसके लिए कहा था कि एक आम आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है उस संगठन में? और किसके लिए आपको कहा था इससे सीखना किशोर जी? चाहिए। क्या लग रहा है आपको? नहीं, सबसे लीजिटिमेट आदमी वही हूँ, क्योंकि संघ में जाता भी हूँ और आरएसएस का तृतीय वर्ष शिक्षित आदमी हूँ, और मैं आरएसएस के बहुत सारे फुल टाइमर को के साथ भी काम किया। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि दिग्विजय सिंह ने चुस्त दुरुस्त बात की थी कि कम्युनिकेबल लीडरशिप थी। हाँ, वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कदर की जाती है, जो कांग्रेस में नहीं की जाती है, ऐसा उनका बोलना था। अब कांग्रेस ने इससे समझना था, तो ये कौन मणिकम टैगोर है वो आकर क्यों बोले? मुझे एक समझता है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के इकोनॉमिक फ्रंट पे जो रूरल इकोनॉमिक्स है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है या फिर उनका जो प्रोग्रेस का मॉडल है, जिस पर वो पीपीटी बेस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन सब में गरीब, बेरोजगार और किसान मजदूर यह पिस रहा है। तो ये सब बातों को छोड़कर आरएसएस पर क्रिटिसाइज करना, मैंने आरएसएस पे क्रिटिसाइज किया रिसेंटली कि आप चुप क्यों बैठे हो? आप जो हिंदुओं का नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ बात करो। मैंने ये भी कहा, पहला आदमी था मैंने जिसने कहा कि अगर हिंदू पार्टी है बीजेपी तो इस देश को जहां पर 80% हिंदू है उसे सनातन धर्म डिक्लेयर करो और दूसरे धर्म का मान रखो। बीजेपी में क्या चल रहा है? हिंदू मुसलमान बहुत बुरी तरह कर रहे हैं। एक सेकंड किशोर जी, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं कि अजीज भाई, पंकज जी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उन सब से आपका कोई वास्ता नहीं है? पहले ये क्लियर करो आप। नहीं, जिस प्रकार की तानाशाही और जिस प्रकार की अराजकता मोदी जी ने बीजेपी में, अरे सुनो तो सही, वो बीजेपी में बना के रखी है। और अमित शाह जो तानाशाह वहां पर जिस तरीके का काम करते, शहजाद पूनावाला को मालूम है, वो कम्युनिकेबल बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप मोहन भागवत को अपॉइंटमेंट मांगते हैं या उनके राष्ट्रीय सहकार्यवाह को मांगते हैं, वो तुरंत मिल जाते हैं। और मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक संगठन है, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हाँ, मुझे बोलने दो। लाल कृष्ण आडवाणी, हाँ, और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोग है ना, एक कम्युनिकेबल लोग थे। लेकिन मोदी जी कैसे दूबर हो चुका है। लेकिन
कांग्रेस आपने के कभी हाल तो चिट्ठी उससे लिखी? बुरे। मैं कह रही हूँ अभी शो खत्म हो, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में एक चिट्ठी लिखिएगा, कहिएगा प्रधानमंत्री जी मेरे पास एक आइडिया है, आप आपसे मिलना चाहता हूँ, और आप देखिएगा उसका रिप्लाई क्या आता है। मतलब मैं ये गारंटी नहीं लेती हूँ कि आपसे मिल लेंगे, लेकिन दिस इज हाउ अप्रोचेबल राइट नाउ पीपल आर। ओके हर्षवर्धन जी, उसके बाद आती हूँ आपके पास किशोर जी। हर्षवर्धन जी, संघ पर बात हो रही थी, लेकिन मामला कहाँ आ गया कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है ना। और आप संघ से बातचीत कर सकते हैं, मोहन भागवत से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन बीजेपी में ये काम नहीं हो पा रहा है। एक तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि डीमन किसको बनाना है, पार्टी को बनाना है कि संगठन को बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो रूबिका जी, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की भावनाओं के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ बार बार खिलवाड़ कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको इस तरह से चित्रित किया गया कि गांधी जी की हत्या जिस हत्यारे नाथूराम गोडसे ने की थी उससे जोड़ दिया जाए, असफल रहे। 3 बार प्रतिबंध के बाद दुनिया में कोई संगठन नहीं जो सरवाइव कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं भी शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ, तो हमको तो आज तक नहीं ध्यान में है कि एक भी कोई ऐसी बात सिखाई गई। सिखाया क्या गया, सुबह उठो, दोनों हथेली ऐसे लगाओ, सबसे पहले क्या करोगे, तो कराग्रे वस्ते देवी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, विष्णु पत्नी नमोदे। और ये कहते हुए हम पैर छूते हैं धरती का, यही सीखा है। माँ बाप का पैर छुओ, सम्मान करो, अपने नायकों का सम्मान करो, राष्ट्र नायक खोजो, उनके बारे में जानो, अपनी हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति, ये इस पे जोर रहता है संघ का। अगर अपनी उस सभ्यता संस्कृति को, भारत माता का सम्मान करने को ये कहना है, तब तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये जरा समझिए, पंकज जी ने कहा, आज अजीज खान जी भी टाई पहन के आए, फिर भी कहे, उन्होंने दोनों लोगों ने कहा कि भाई गलत किया। पंकज जी तो नालायक तक कह गए मणिकर टैगोर को, अरे टाई से क्या लेना देना? ठीक किया, लेकिन जो मूल बात है, मूल बात इसको समझिए। वो ऐसे राहुल कांग्रेस अंदाज में कह रहे हैं। हाँ। राहुल कांग्रेस, रूबिका जी, उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से कहते हैं ना कि रिवर्सल अब नहीं हो सकता है, अब रिकवरी इम्पॉसिबल है। राहुल कांग्रेस के नेता इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे बेतुके बचकाने बयान दिए जाएं। आपको ध्यान में होगा, सलमान खुर्शीद जी ने, तो मुझे ध्यान में आ रहा है, एक बाकायदा पुस्तक लिखी है जिसमें हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना की गई थी। जयपुर अधिवेशन के पहले वो सब हुआ था, बाकायदा राहुल गांधी सलमान खुर्शीद के साथ खड़े हो गए, पंकज जी को जरूर याद होगा। तो राहुल कांग्रेस उसी तरह से चलती है। और मुझे तो अब यह भी लगता है कि दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ये लोग जाते हैं, वहां से जो इनको इनपुट फीडबैक मिल रहा है, यानी देखने की दृष्टि भी अब भारतीय नहीं रही। तो मुझे लगता है मूल मुद्दा ये है, और अब देश के लोगों को तो ये बहुत अच्छे से पता है। जहां तक रही कम्युनिकेशन की बात, वो वाला मुझे लगता है खेल दूसरा है। खेल दूसरा है, लेकिन शहजाद पूनावाला नहीं, वो कौन सा खेल है पूछ तो लीजिए। बताइए भाई कैसा है। अरे वो प्रियंका के जो चाहने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल जी का बोला न सुनाई देता है न समझ में आता है। असली मसला यहाँ है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसको आप समझिए। पंकज जी मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं कि यही है आने वाला। क्या किशोर जी, क्या आने वाला साल 2026 जो है वो कांग्रेस के लिए अब ये दोधारी तलवार की तरह काम करेगा? पंकज जी, आप किशोर जी से पूछ रही थी शायद। हाँ, वही किशोर जी से पूछते। हाँ, मुझे ध्यान आया कि नहीं, किशोर जी तो आपकी तरफ से बैटिंग करते हैं केवल। नहीं, मैं मोदी जी के बहुत खिलाफ हूँ, बीजेपी के खिलाफ हूँ, आरएसएस के साथ हूँ। मैं जवाब दे देखिए, मैं 2-3 मेरे मन में इस बात का क्षोभ है कि कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से रोज बरोज बहुत गंभीर किस्म की नई जोखिम भरी और तकलीफ देह चुनौतियों का सामना कर रही है। हाँ। तो ऐसे में ये जो कांग्रेस के उत्साही लाल हैं, इनको अपनी जुबान पर लगाम रखने का अभ्यास करना चाहिए। धर्म के आधार पर समाज को बांटने की आरएसएस की करतूतों का, उसकी अधिनायकवादी कार्यशैली का विरोध पूरी शिद्दत से होना चाहिए। मतलब ऐसा करते वक्त आए बाएं शाएं कुछ भी कहने से पहले जरा ये सोच लेना चाहिए कि अगर आप राहुल गांधी के बगलगीर माने जाते हैं तो आपकी अनर्गल बातों का कांग्रेस की सेहत क्या असर पड़ेगा? बुरा असर मेरा पड़ेगा। कहना ये है कि जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी को अपने उत्पाती बजरंग दलियों से बहुत सख्ती से निपटने की जरूरत है, उसी तरह राहुल गांधी को अपनी इस गड़बड़ी टोली से उतनी ही सख्ती से निपटना चाहिए। शहजाद पूनावाला, पर पंकज जी, राहुल गांधी से कौन निपटेगा?
आपने बोला तकलीफ दें चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, राहुल गांधी बोल दो ना, वो एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में बोल दो भाई। नहीं, राहुल गांधी मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, पंकज जी मैंने आपके बीच में, पंकज जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पंकज जी, सहिष्णुता का परिचय ये होता है कि आप अपनी बात, मैं अपनी बात। पंकज जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप डिबेट की मर्यादा को भंग कर सकते हैं, पर अब मेरी बात पूरी नहीं। मैं तो कह रहा हूं राहुल जी ने तो हिंदुत्व को गालियां दी है भाई, मां शक्ति को गालियां दी सर, ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, एक बार बोलने दीजिए ना, फिर आप रिबटल कीजिए। रूबिका जी देखिए, ये बोलते हैं मैं कांग्रेसी नहीं हूं, पर इनका कांग्रेसी पना इतना बाहर आ जाता है कि इनको सुनने की भी क्षमता नहीं है। देखिए रूबिका, ऐसे तो नहीं हो सकती। पंकज जी एक बार उनको कह देना, वाचालता से भी कांग्रेस को बहुत नुकसान आप कह दीजिए, फिर उसके बाद इंटरप्ट मत कीजिए। हो गया आपका नुकसान, आप कर सकते थे, आपने किया, और फिर अब मैं अभी जवाब दूं। अच्छा ठीक है, मैं टू विंडो सिस्टम में नहीं आने वाला, उनकी बात हो जाएगी। शहजाद पूनावाला, सबसे पहले तो राहुल गांधी तो हिंदुत्व को गाली देते हैं, राहुल गांधी के चेले चपाटे सनातन को गाली देते हैं भाई, उनको तो रोकिए, काबू में लाइए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अभी ये हमारे सूट बूट वाले भाई साहब, हमारे अजीज भाई ने अभी बहुत अच्छी बात की, सब लोग इंप्रेस भी हो गए, ये तो और भी इंप्रेस हो गए हर्षवर्धन जी इसको अल तकिया बोलते हैं, अल तकिया। ये आजम खान ने बोला है कि आतंकी गुट है आरएसएस। अब बताओ, आजम खान को निकालो पार्टी से, नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा, अभी ये जो समाजवादी पार्टी के हमारे कॉर्पोरेट स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने कहा कि हम दुश्मन से भी सीखना चाहते हैं। रूबिका जी, दुश्मन काफिर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये ना हिंदुत्व या भारतीय विचारधारा में इसकी जगह ना संघ के। मेरे से तो ज्यादा लोग हैं यहाँ पे पढ़े लिखे और जानकार, संघ में दो तरीके से लोगों को देखते हैं, एक जो संघ के साथ आज है और जो संघ के साथ कल होंगे। इसी प्रकार से वो दुनिया को बांटते हैं, मतलब सभी लोगों को संघ अपना मानता है। इसीलिए तो ये विचारधारा ही मूल है। आप दुश्मन मानते हो, आप दूसरों को काफिर मानते हो, संघ ऐसा नहीं देखता, वर्ल्ड व्यू नहीं है उसका। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी वो दूसरे भी सूट बूट में है किशोर जी आप तो शाखा जाने वाले हैं, मातोश्री में तो रोज ही आपका अपॉइंटमेंट होता है भाई। मातोश्री वाले को तो बोलो एक बार कि भाई इतना गालियां दे रहे हैं संघ को, हिंदुत्व को, सनातन को, एक बार तो उद्धव जी बोले। चलिए उनको मोदी जी पसंद नहीं, उनको अमित जी पसंद नहीं, समझ सकते हैं। मोहन भागवत जी तो आपको अपॉइंटमेंट भी देते हैं। तो संघ पर जब इस प्रकार के हमले होते हैं तो आपके मुंह पर गोंद क्यों लग जाता है उद्धव जी के? उस पर कुछ नहीं बोलना है। और एक लास्ट वाक्य कहना चाहता हूं, कांग्रेस और आरएसएस में क्या अंतर है, या बीजेपी आरएसएस में? कांग्रेस इज लीडर बेस्ड पावर ड्रिवन पार्टी और आरएसएस बीजेपी जो है वो कार्डर बेस्ड विचारधारा ड्रिवन पार्टी। ये मूल अंतर है दोनों में। अगर ये अंतर समझ में आ जाए तो आपको कांग्रेस की दुर्दशा और आरएसएस के उदय के बारे में समझ में आएगा। रिबटल, हाँ 30 सेकंड सर। बिस्मिल्लाह, बोलिए। क्या रिबटल करूं इनका? शहजाद पूनावाला, मैंने कहा ना, ये मूलतः जिस विचार के हैं उस विचार को लेके इन्होंने कांग्रेस के भीतर रहकर अपनी वाचालता, अपनी उद्दंडता, अपने बातूनीपन, अपने बड़बोलेपन से जितना नुकसान किया और फिर चले गए। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब कांग्रेस को इस तरह के लोगों पर थोड़ा अंकुश लगा के रखना चाहिए जो कांग्रेस में रह गए हैं, कि इस तरह की वाचालता के कारण कांग्रेस का नुकसान न हो। जिस तरह नरेंद्र भाई मोदी को भी अपने हुड़दंग दलियों, बजरंग दलियों पर काबू करना चाहिए, उस तरह कुछ इस तरह के तत्व कांग्रेस में भी हैं, उन पर काबू होना चाहिए। ठीक है सर। केवल एक वाक्य, हेडगेवार जी आरएसएस की स्थापना करने से पहले कहां थे? कांग्रेस में थे। बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि आप टैलेंट को रिटेन नहीं कर पाते, आप भारतीय समाज से जुड़े लोगों को रिटेन नहीं कर पाते, रोम के चक्कर में पड़े और राम को भूल गए और गाली हमको दो। चलिए देखते रहिए, आप रोम को पकड़ो, हम राम जी के साथ। सुनिए, एक बढ़िया सवाल आया है सर, एक बढ़िया सवाल चले गए, आप भी चले गए सर। एक बढ़िया सवाल आया है, हंसराज मीना जी हमारे एक दर्शक हैं जो ये कह रहे हैं, रूबिका जी प्लीज आप अपने पैनलिस्ट से ये सवाल पूछिए, सवाल का जवाब मुझे चाहिए। आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते करते भारत से भी नफरत करने की शुरुआत हो चुकी है। पंकज जी जरा ये बताइए कि आपके पास तो एक संगठन है ना जिसका नाम राजीव गांधी फाउंडेशन है, जिसमें करोड़ों रुपए का फंड शायद आता होगा। उस संगठन ने देश हित में क्या किया और उसके बाद संघ पर बता दीजिए उसने क्या किया। 30 सेकंड सर। विवेकानंद फाउंडेशन ने क्या किया देश के हित में? विवेकानंद फाउंडेशन में भी पता नहीं कहां से धन आता है, उनकी सूची बताएं आपको। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन एक उसी तरह का थिंक टैंक है
नहीं तो आप बता दीजिए ना, उसमें आपको स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन क्यों याद करना पड़ा? आप बता दीजिए कि राजीव गांधी, एक भाई एक दर्शक के मन में सवाल है, हो सकता है कल को वो आपका वोटर हो पंकज जी, आज उसके मन में सवाल आया है कि क्या किया है, बता दें। राजीव गांधी फाउंडेशन एक थिंक टैंक है, उसका अकादमिक काम है, ठीक है, उसका काम मूलतः समाज सेवा का उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी राजीव गांधी फाउंडेशन वही किस्म के समाज सेवा के कार्य करता है, वही स्कूलों में पाठ्यक्रम चलाता है, वही दिव्यांगों की सेवा करने का काम करता है, रुबिका काम करता है। ओके, आपने जयेश अवस्थी जी। हाँ रुबिका, मैं पंकज जी ने पूरे आज की डिबेट में ऐसा कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जैसे राहुल गांधी नहीं है, ये छुट भैये नेता कांग्रेस के हैं जो उल्टे सीधे वक्तव्य। अरे भैया, राहुल गांधी कहते हैं कि सैफन हिंदुत्व का सबसे बड़ा टेरर है, आरएसएस सबसे खतरनाक है, बोको हरम से और सैफन टेररिज्म। नहीं, उन्होंने नहीं, अरे कहा है, उन्होंने नहीं, हर बार कहा है, उन्होंने आरएसएस के कभी मंदिरों को अपमानित किया, राम मंदिर को अपमानित किया, उनके सैकड़ों वक्तव्य आरएसएस नहीं, बताइए, एक भी बता दीजिए। सिर्फ आरएसएस को लेकर के है ये स्वयंसेवक संघ की। पंकज जी आप ये पर्दे में छुप नहीं पाएंगे। आप राहुल गांधी ने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना बोको हरम से नहीं की। ये जो छुटभैया नेता दे रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए दे रहे हैं। स्वयंसेवक संघ की विचारधारा ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए देते हैं। ये बात देखो पंकज जी मैं बोल रहा था ना, तो आपके बीच जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला था बीच में। ये जितने छुटभैया नेता जिनको आप कह रहे हैं, वो तमाम छुटभैया नेता आरएसएस के खिलाफ जो वक्तव्य देते हैं वो राहुल गांधी को खुश करने के लिए देते हैं। जो आवाज वहां से निकलती है राहुल गांधी से, आप पिछले 1 साल की, और मैं कहता हूं कहीं किसी भी समय की, किसी भी कालखंड के 1 महीने के आप ट्वीट या उनके वक्तव्य या उनके भाषण निकाल लीजिए, अगर उसमें आरएसएस को गाली ना दी गई हो, आरएसएस को खतरनाक नफरती संगठन ये सब ना बताया गया हो, तो आप जो कहेंगे वो करने को तैयार। अरे मुझे लगता है इसी साल आरएसएस इज मुस्लिम ब्रदरहुड। ये लो पंकज जी, लो, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड है राहुल गांधी। विदेश में जाके बोलो, उन्होंने कहा कि मुस्लिम ब्रदरहुड की जिस तरह की विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी तकरीबन वैसी ही विचारधारा है। किशोर तिवारी मुस्लिम ब्रदरहुड में क्या? अरे ये क्या बात हुई किशोर जी, जरा बताइए। आरएसएस की विचारधारा और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा सेम है? किशोर जी से पूछो। हाँ, किशोर जी से। मौलाना बन गए फिर तो किशोर जी। एडवांटेज शहजाद पूनावाला हो रहा है। उन्होंने बोला सूट बूट पहन के हमारे प्रोफेसर साहब अजीज खान है, मैं सूट बूट पहन के। अरे सर, सूट बूट तो मैंने भी पहना है, मुझे तो नहीं दिक्कत हुई। अरे भाई वो भी तो सूट बूट पहना है, नहीं तो 100 रुपए की बनियान पहन के आता था, 100 रुपए की बनियान पहन के आता था। मैंने इतने बार बोला तो उसको बीजेपी ने ये सूट बूट दिया। मुझे पूरा इंटरनल बीजेपी का मालूम होता है, तो मैं 150 रुपए का होगा सर। इसको मोदी कोट या नेहरू कोट बोल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। नहीं, देखो कारपोरेट में आजकल यही चल रहा है, क्योंकि सरकार में लियाजोन करना है तो ऐसा सरकार तरीका पहन के रहना पड़ता। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, हाँ, बीजेपी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी है और आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, और टू यूनाइटेड दी हिंदूज, टू मेक द हिंदूज, टू सेफगार्ड द हिंदूज। हाँ, उनको राष्ट्र निर्माण का नीतिमत्ता का देना है। मतलब ये थोड़ी कि यू विल स्टार्ट टू हैव कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश। हिंदी में बतियाइए ना, हमको समझ में आ रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड बोल रहे उसको तो बोलिए कुछ। आपने ये नहीं बताया कि संघ और मुस्लिम ब्रदरहुड की तुलना करना ठीक है कि नहीं? अरे मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। हाँ, जब मैं सावरकर की बात पर बार बार बोलते थे, तो राहुल गांधी जी को मैंने सावरकर का पूरा सत्याग्रह बताया। लेकिन अब कोई तो भी नेता चाहिए कि वो जाके आरएसएस क्या कर रहा है और आरएसएस और बीजेपी में कितना डिफरेंसेस आ चुका है ये बता दे, या आरएसएस पे क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं। ये जो
आजकल जो स्टेट ऑफ अच्छा है सर, आपने इसका जिक्र कर लिया है। आरएसएस और बीजेपी में अब डिफरेंसेस आ गए हैं और इसीलिए तिवारी जी को आरएसएस ज्यादा पसंद आ रही है। क्या पता कल को आशीर्वाद वहां पर इनकी पार्टी दो टुकड़े हो गई, ये दूसरों के घर में ताका झाकी कर रहे हैं। इनकी पार्टी दो टुकड़े हो गई। ओके, जरा मैं बोल लूं। हाँ सर, रुकिए अमित शाह जरा मैं बोल लूं। स्पष्ट कहा कि भाई संघी सब जगह घुस गए हैं। ये बार बार कहा जाता है संघ के लोग, तो उनका संघ का तो प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक है, गृह मंत्री संघ का स्वयंसेवक। आप कह रहे हैं दोनों में दरार आ गई है। ये दोनों कैसे हो सकता है भाई? खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि संघ का स्वयंसेवक। हर्षवर्धन जी मेरी बात सुनो। हर्षवर्धन जी, मैं नागपुर में रहता हूँ और मोहन भागवत जी को बार बार मिलता भी हूँ। हाँ, और हमारे नितिन गडकरी को जो हाशिए पे चला है, अरे मेरे कोई डिफरेंसेस है, नहीं तो मैं क्यों बीजेपी से अलग होने वाला हूँ। और मैंने देखा है कि ये सत्ता को हम अलग नहीं करेंगे तो किसान विदर्भ का जो बैकलॉग है वो पूरा नहीं होगा। तो एक किसी नहीं, लेकिन संघ तो सीधे राजनीति करता नहीं है ना। संघ से जो लोग निकले वो राजनीति में है, ऊपर के पदों पर है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मंत्री नितिन गडकरी भी तो स्वयंसेवक है ना। एक मिनट हर्षवर्धन जी, क्या हो रहा है? हाँ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ, दीपू साह की जो बात आई, मैंने मोहन भागवत से स्टेटमेंट की बात की थी। अभी मैं बोल रहा हूँ कि हिंदुओं का भारत में या मोहन भागवत जी से मैं कह रही हूँ उद्धव ठाकरे जी से स्टेटमेंट की बात कीजिए ना। जहां पार्टी जिस पार्टी में है वहां तो आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दुनिया जहान के दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं हमारा बंटाधार। एक मिनट में क्लियर करना चाहता हूं। नहीं सर, वक्त की कमी है सर मेरे पास, आप क्लियर कर दीजिएगा 2026 में। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में गूंज में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।